हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइंड योर एग्जाम। आज की इस प्लेसमेंट प्रिपरेशन की वीडियो में हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो है फाइंड अ सब एरे विद द गिवन सम। अब इससे सिमिलर क्वेश्चन हमने पहले देख रखा है जिसमें हमें मैक्सिमम सम वाला सब एरे फाइंड आउट करना था। मतलब सम वो वैल्यू थी, मैक्सिमम सम कितना है हमें ये पता करना था। अब हमें क्या करना है, एक एरे गिवन है या एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स गिवन है, उसमें से हमें ये बताना है कि जो सम की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है उस सम की वैल्यू का कोई सब एरे, पार्ट ऑफ द एरे एग्जिस्ट करता है या नहीं, और अगर करता है तो उसके स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स को आपको रिटर्न करना है। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी एमएनसीज में, आईटी कंपनीज में पूछा जाता है। सब एरे से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं और कंफ्यूजन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो हम आज जो करेंगे, हमें फाइंड आउट करना है कि जो भी वैल्यू सम की हमें क्वेश्चन में गिवन है उस सम के बराबर कोई ऐसा सब एरे है जिसके सारे एलिमेंट्स को ऐड करने पे वो सम वैल्यू आए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहली अप्रोच से। इस वीडियो में हम दो अप्रोच देखेंगे। पहली होगी ब्रूट फोर्स या सबसे नाइव या बेसिक अप्रोच, और उसे फिर इम्प्रूव करेंगे ताकि जब आप कोडिंग इंटरव्यू में भी बैठें या फिर इंटरव्यू राउंड में अपने इंटरव्यूअर के साथ इंटरेक्ट करें तो आपको पता हो कि कैसे एक बेसिक अप्रोच दी जाती है और उसे कैसे इम्प्रूव किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले लॉजिक समझ लेते हैं। लॉजिक ये है कि भाई हमें हर एक सब एरे को कंसिडर करना है। पिछली बार के क्वेश्चन में भी मैंने समझाया था कि सब एरे क्या होता है, गिवन एरे का कोई भी पार्ट या पूरा एरे भी सब एरे ही कहलाता है। तो सिंगल एलिमेंट 15 एक सब एरे है, 2 अपने में एक सब एरे है, 4, 8, 9 अपने अपने में एक एक सब एरे हैं जिनके एक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ऐसे ही 2 एलिमेंट्स वाले सब एरे कौन से हैं, 15 और 2 और 4। ठीक है, 2 और 4 सब एरे है लेकिन 15 और 4 सब एरे नहीं है, क्योंकि सब एरे का मतलब है कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए, कोई गैप नहीं आना चाहिए। सब एरे में इंडेक्स वैल्यूज कॉन्टिन्यूअस चलेंगी। वो जरूरी नहीं है कि 0 से इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट हो, इंडेक्स वैल्यू यहाँ से भी स्टार्ट होके ये 3 एलिमेंट्स का सब एरे बन सकता है। लेकिन अगर आप कहो 4, 15 और 9 एक सब एरे हो जाएगा तो वो सही नहीं है। ठीक है, तो सब एरे मतलब या तो पूरा ही एरे या सिंगल एलिमेंट, 2 एलिमेंट या कोई भी ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स जो कॉन्टिन्यूअसली अगर हो रहा है इस एरे में। ठीक है, अब करना क्या है, सारे सब एरे फाइंड आउट करो और फिर चेक करो कि सम के बराबर है या नहीं। हम 2 लूप इसमें लगाएंगे। एक लूप जो फर्स्ट लूप होगा वो डिसाइड करेगा कि सब एरे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आई की वैल्यू स्टार्टिंग इंडेक्स यानी 0 इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स तक जाएगी। अगर लास्ट इंडेक्स n-1 है, n हो गई लेंथ ऑफ द एरे, तो n-1 हो गया लास्ट इंडेक्स, तो आई वैल्यूज लेगा 0 से लेके n-1 तक। इस केस में लेंथ ऑफ द इंडेक्स क्या है, 5 है, 5 एलिमेंट्स है, तो n की वैल्यू हो गई 5, n-1 हो गया 4। तो i की वैल्यू स्टार्टिंग ऑफ द सब एरे कहाँ से हो सकती है, या तो 0 इंडेक्स से सब एरे शुरू हो सकता है 1 इंडेक्स से शुरू हो जाए, 2 से, 3 से या 4 से। अब स्टार्टिंग तो डिफाइन हो गई, एंडिंग के बारे में बात करते हैं। एंडिंग के लिए हम एक और दूसरा लूप लगाएंगे। जे नाम का लूप वेरिएबल मैं यहाँ पे ले रही हूँ, कोई भी लूप वेरिएबल आप लगा सकते हैं जो भी आपको नाम देना है। अब एंडिंग वेरिएबल कहाँ से स्टार्ट होगा, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। देखो, अगर i स्टार्टिंग वेरिएबल है तो i के जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट एटलीस्ट होना चाहिए, या तो i खुद ही हो जाए एंडिंग वैल्यू यानी j हो जाए i के बराबर, या फिर सिंगल एलिमेंट वाला जो सब एरे हो जाता है ना, या फिर i +1 से j को शुरू करते हैं और उसे लेके जाते हैं एंड ऑफ द एरे तक। ठीक है, तो 2 केसेस हैं। या तो जब भी आप i को स्टार्टिंग पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, आप तभी चेक कर लीजिए कि i पे जो एलिमेंट है अगर वो सम के बराबर है तो सिंगल एलिमेंट i एक ऐसा सब एरे हो गया जो हमारा आंसर है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, यानी जो सिंगल एलिमेंट, सपोज 15 हमें सम फाइंड आउट करना था वैल्यू और i स्टार्ट हो रहा है इंडेक्स वैल्यू 0 से जिसकी वैल्यू ही है 15, तो यहाँ पे सिंगल एलिमेंट i मतलब i जिस पे पॉइंट कर रहा है सिंगल एलिमेंट पे वो खुद ही हमारा सब एरे है। ठीक है,
अब ये वाली कंडीशन हम फॉर लूप में यहाँ पे चेक कर लेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, मतलब आई जिस लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है वो खुद में एक ऐसा सिंगल एलिमेंट नहीं है जो कि सम के बराबर है, तो उस केस में हम जे को यानी एंडिंग ऑफ द सब एरे को कहाँ से कहाँ तक लेके जाएंगे, एक एडजेसेंट एलिमेंट यानी i+1 यानी 2 एलिमेंट का सब एरे बनाएंगे और कहाँ तक ये जाएगा, लास्ट वाली इंडेक्स वैल्यू तक n-1 तक। तो अगर i आपका 0 है तो आपका सब एरे क्या हो सकता है, या तो सिंगल एलिमेंट i हो सकता है या फिर 2 एलिमेंट्स j की वैल्यू क्या हो सकती है i+1 यानी 0+1 जो कि है इंडेक्स वैल्यू 1, या फिर i से शुरू होके 3 एलिमेंट्स, तो j की वैल्यू क्या हो सकती है, j यहाँ पे वैल्यू लेगा 2 मतलब i+2, ऐसे ही i+3 i+4। अगर यहाँ पे वैल्यू हमने i की 0 रखी है तो हमारे पास कितने सब एरेज बन सकते हैं, एक तो सिंगल एलिमेंट 15 हो गया, एक हो गया सब एरे जो 2 एलिमेंट्स का है, एक हो गया 3 एलिमेंट्स का सब एरे, एक हो गया 4 एलिमेंट्स का सब एरे और एक हो गया 5 एलिमेंट्स वाला सब एरे। ठीक है, तो इसीलिए j को एंडिंग इंडेक्स को हम जस्ट एक एडजेसेंट एलिमेंट यानी i+1 से लेके लास्ट इंडेक्स वैल्यू तक लेके जाएंगे, चाहे ताकि हमारे सारे पॉसिबल सब एरेज को हम कंसिडर कर सकें। और अब हमें करना क्या है, हमने स्टार्टिंग डिफाइन कर ली i से, एंडिंग डिफाइन कर ली इस पर्टिकुलर आइटरेशन में j से, तो अब इन सब का सम फाइंड आउट करना है। अब देखो सम फाइंड आउट करने के 2 तरीके हैं, या तो जितने भी एलिमेंट स्टार्टिंग से लेके एंडिंग में आ रहे हैं आप उन पे लूप लगाओ, उनके लिए आपको एक फिर से फॉर लूप लिखना पड़ेगा और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ेगी, या फिर आप क्या करो, एक वैल्यू एक वेरिएबल मेंटेन करते रहो सम नाम का, या फिर करंट अभी तक कितना आपने सम वैल्यू देख ली है। ठीक है, तो अगर सपोज i से शुरू होने के बाद 2 एलिमेंट्स यानी i और i+1 वाले एलिमेंट का सम सपोज आता है 2, ठीक है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट आइट्रेशन में आपको निकालना है i से शुरू होने के बाद 3 एलिमेंट्स का सम i+1 और i+2, तो ये पूरे तीनों एलिमेंट्स का सम क्या होगा, इन 2 एलिमेंट्स का सम प्लस ये वाला एलिमेंट। तो आप क्या ऐसे नहीं कर सकते, पूरे पे तीनों एलिमेंट्स पे लूप लगाने की जगह आप पहले 2 एलिमेंट्स का जो सम कैलकुलेट करा है उसमें ये तीसरा वाला जो नया एलिमेंट आया है इस आइट्रेशन में उसे ऐड कर दीजिए। तो वही हम करेंगे, हम तीसरा फॉर लूप नहीं लगाएंगे। देखो अगर ब्रूट फोर्स की बात करोगे तो तीसरा फॉर लूप लगाना ब्रूट फोर्स अप्रोच होगी, लेकिन यहाँ पे आई होप आप इतनी हमने 20 वीडियोस देख चुके हैं ऑलमोस्ट एरेज पे प्लेसमेंट प्रिपरेशन में, तो अब आप समझ गए होंगे कि इतनी भी बेसिक अप्रोच मत दो इंटरव्यूअर को कि बिल्कुल ही इंटरव्यूअर आपके मतलब आपको देखने लगे कि भैया इतना बेसिक मत बताओ, थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम तीसरा लूप नहीं लगाएंगे, हम बेसिकली क्या करेंगे, एक वेरिएबल कोई भी नाम का आप ले लीजिए, उसमें एक इनिशियली उसे 0 वैल्यू सेट कीजिए या फिर i की वैल्यू सेट कीजिए, क्योंकि i से स्टार्ट होने वाला कोई भी सब एरे i वाले लोकेशन का एलिमेंट तो कंटेन करेगा ही, और जैसे जैसे उसमें आप एक एलिमेंट ऐड करते जाएं यानी साइज ऑफ द सब एरे आप बढ़ाते जाएं तो करंट सम में वो एलिमेंट प्लस कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैंने फर्स्ट एलिमेंट देखा 15, i की वैल्यू थी 0, तो मेरे करंट सम की वैल्यू हो गई 15। फिर मैंने 2 साइज का एरे देखा, ठीक है, 2 साइज के एरे में मुझे क्या करना है, 15 में सिर्फ 2 ऐड करना है, ना कि मुझे लूप लगाना है 15 से 2 तक। ठीक है, तो ये आपकी पहली अप्रोच है। इसमें मैं एक ड्राई रन करके दिखा देती हूँ यहाँ पे, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया और क्लियरली लग जाए कि हमें कैसे वर्क करना है। सपोज मेरे पास जो ये एरे गिवन है उसके लिए मुझे सम की वैल्यू यानी जिस टोटल वैल्यू को मुझे फाइंड आउट करना है वो है 14। ठीक है, तो मुझे ऐसा सब एरे फाइंड आउट करना है कि क्या इस एरे में कोई ऐसा सब एरे है जिसका सम है 14, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में आपको जो भी पहला सब एरे मिले आप उसे रिटर्न कीजिए। अब शुरू करते हैं। i इक्वल टू 0, i इक्वल टू 0 पे क्या एलिमेंट है, करंट सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं c से डिनोट करूं करंट सम तो i पे कौन सा एलिमेंट है 15, 14 के बराबर नहीं है, तो हमें क्या करना है, j वाले लूप में एंटर करना है। j की पहली वैल्यू क्या होगी,
i प्लस 1 यानी 1 हो जाएगी और लूप आपका जो सब एरे है वो क्या बनेगा, i से शुरू होके j तक जाएगा यानी 15 और 2, 15 प्लस 2 जब हम करेंगे तो आपका सम हो जाएगा 17, 17 बराबर नहीं है 14 के, तो j को इंक्रीज कर दो, j वैल्यू हो जाएगी 2। अब j कौन से इंडेक्स वैल्यू तक जा रहा है, 15 से लेके 4 तक, तो यहाँ पे हम करंट वाले सम में जो 15 और 2 का सम था उसमें 4 ऐड कर देंगे, क्या वैल्यू आ जाएगी 21। 21 भी 14 के बराबर नहीं है तो j को और आगे बढ़ाओ, j को जैसे ही आपने आगे बढ़ाया वैल्यू हो गई 3। अब इसमें नेक्स्ट एलिमेंट हम ऐड करेंगे जो कि है 8, वैल्यू आ जाएगी 29 करंट सम की। अगेन ये वैल्यू हमें जो सम चाहिए 14 उसके बराबर नहीं है तो हम इसे आगे बढ़ाएंगे। अब j की वैल्यू हो जाएगी 4 मतलब लास्ट वाले इंडेक्स पे अब हम आ गए हैं और 4 वैल्यू जब हम करते हैं j की तो टोटल सम में क्या वैल्यू ऐड होगी 9, ये टोटल वैल्यू आ जाएगी 38। अब देखो 38 भी बराबर नहीं है 14 के, i इक्वल टू 0 के लिए आपकी j की सारी वैल्यूज खत्म हो गई हैं, तो अब हम क्या करेंगे, i को एक इंक्रीमेंट करेंगे, i की वैल्यू अब 0 से बढ़ के हमारी वैल्यू हो जाएगी 1। उस केस में हमें क्या करना है, जब भी i की एक नई वैल्यू हम ले रहे हैं तो सम को, करंट सम को फिर से 0 से इनिशियलाइज कर देना है या किसी एक वैल्यू से इनिशियलाइज कर देना है, ठीक है। i इक्वल टू 1 हो गया, करंट सम में i जो एलिमेंट है, मतलब i जो पोजीशन है उस पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है 2, तो वो हम वैल्यू इस पे डाल देंगे। 2 खुद में 14 के बराबर नहीं है, सिंगल एलिमेंट खुद से सब एरे नहीं बना रहा जो हमारा आंसर है, तो हम j वाले लूप में आएंगे। j अब कहाँ से शुरू होगा, i प्लस 1, i है 1 तो j शुरू होगा 2 से और लास्ट इंडेक्स तक जाएगा यानी 4 इंडेक्स वैल्यू तक। तो अभी j की वैल्यू है 2 वैल्यू पे करंट सम में हम जो वैल्यू ऐड करेंगे वो है 4, क्योंकि एंडिंग इंडेक्स है मेरा 2, एंडिंग इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, 4 एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे सम की वैल्यू आ गई 6 14 के बराबर नहीं है जो हमें सम वैल्यू चाहिए, तो हम j को इंक्रीज करेंगे, j अब 2 से वैल्यू ले लेगा 3। अब इसमें जो करंट सम था उसमें हम वैल्यू ऐड करेंगे 8 जो थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू है। 6 प्लस 8 गिव्स यू 14, ये करंट सम उस वैल्यू के बराबर हो गया है जो हमें चाहिए, तो हम यहाँ पे स्टॉप कर जाएंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी पहली अप्रोच। इसका पाइथन कोड देखते हैं। पाइथन कोड बहुत ही सिंपल है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसमें 2 लूप्स लगेंगे। नाम दिया है मैंने अपने फंक्शन को सब एरे सम, जिसमें आपके पास वैल्यूज पास हो रही हैं, जो एरे आपको जिस पे सम निकालना है, जिसका सब एरे फाइंड आउट करना है, और वो वैल्यू जो सम वैल्यू है, ऐसा सम जो हमें सब एरे के टोटल एलिमेंट से मिलेगा, ठीक है। अब सबसे पहले लूप में फंक्शन में मैंने n की वैल्यू फाइंड आउट करी है ताकि मुझे पता लगे कि मुझे लूप कहाँ से कहाँ तक रन कराना है। n हो गया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि लेंथ ऑफ द एरे है। इसके बाद मैंने एक पहला अपना लूप लगाया है। पहले लूप में i वेरिएबल स्टार्टिंग पॉइंट डिटरमाइन करेगा, तो पहला लूप i इक्वल टू 0 से लेके n-1 तक चलेगा, क्योंकि रेंज फंक्शन लास्ट जो सेकंड उसका आर्ग्यूमेंट होती है उसकी एक कम वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो ये हो गया i 0 से n-1 तक चलेगा। सबसे पहले जो भी करंट सम है उसमें हम i वाली पोजीशन का एलिमेंट डाल देंगे और चेक करेंगे क्या ये सिंगल एलिमेंट खुद में इस वैल्यू को के बराबर हो रहा है जो हमें सम की वैल्यू चाहिए थी। अगर हाँ तो हम प्रिंट कर देंगे कि हमें एरे सब एरे मिल गया है और कौन से इंडेक्स पे मिला है, i पे। स्टार्टिंग भी यही है, एंडिंग भी यही है, ठीक है। और हमारा काम खत्म हो गया तो हम इस पूरे फंक्शन से रिटर्न कर जाएंगे, यानी फंक्शन ही खत्म हो जाएगा, आगे कुछ काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये इफ कंडीशन ट्रू नहीं होती, सिंगल एलिमेंट जो i पे प्रेजेंट है वो उस वैल्यू के बराबर नहीं है जो हमें चाहिए, तो फिर हम सेकेंड लूप में आएंगे, j वाले लूप में आएंगे। j स्टार्ट होगा i+1 जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट से n-1 लास्ट इंडेक्स तक जाएगा, और हर बार जब j को एक इंक्रीज हम कर रहे हैं
जो भी हमारा पुराना वाला सम था, देखो हमने यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे हमने करंट सम को दोबारा से एक नई वैल्यू नहीं दी है, क्योंकि करंट सम में जब हम पहली बार इस लूप में एंटर करेंगे क्या वैल्यू होगी, एरे ऑफ आई, यानी आई वाले पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो वाला वैल्यू ऑलरेडी करंट सम में प्रेजेंट होगा। तो हमें उसी वैल्यू में तो आगे के एलिमेंट्स ऐड करते जाने हैं, क्योंकि आई है स्टार्टिंग पोजीशन, आई से स्टार्ट होते हुए जो नेक्स्ट एलिमेंट्स है हम एक एक करके उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमने जो भी करंट सम की वैल्यू थी पहली आइट्रेशन में, उसमें अब हमने जे वाले इंडेक्स पे जो एलिमेंट लाई कर रहा है उसको ऐड कर दिया है। अब हर बार जब करंट सम की वैल्यू को हम इस स्टेटमेंट में अपडेट करेंगे, हम चेक करेंगे क्या ये करंट सम की वैल्यू उस वैल्यू के बराबर हो गई है जो हमें क्वेश्चन में अचीव करनी थी। अगर हाँ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमें सब एरे मिल गया है जिसका सम वैल्यू के बराबर है और उसका स्टार्टिंग है आई, एंडिंग इंडेक्स है जे, और यहीं से हम रिटर्न कर जाएंगे। सपोज हमें सब एरे नहीं मिलता तो हम ना यहाँ वाले रिटर्न स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर पाएंगे ना यहाँ वाले रिटर्न स्टेटमेंट को, तो उस केस में हम फॉर लूप के बाहर आ जाएंगे। अगर हमें सब एरे मिल जाता है तो हम किसी ना किसी तरीके से फॉर लूप से रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू बाहर आएंगे, चाहे पहला रिटर्न हो चाहे दूसरा वाला रिटर्न हो। अदरवाइज फॉर लूप एंड होने तक भी हमें कोई एरे नहीं मिला तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं, मैंने इस पर्टिकुलर कोड को इस गिवन एरे पे रन किया है और इसमें मुझे एक ऐसा सब एरे मैं पूछ रही हूं कि जिसका सम हो 23। अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स वैल्यू 1 से लेके इंडेक्स वैल्यू 4 तक ये चारों जो एलिमेंट्स हैं इनका सम करने पे आपको टोटल वैल्यू मिलेगी 23, जो कि हमारी डिजायर्ड वैल्यू है। तो इसका आउटपुट आपको मिल जाएगा सम फाउंड बिटवीन या सब एरे फाउंड बिटवीन इंडेक्सेस 1 and 4। ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पे अब हम दूसरा अप्रोच या इम्प्रूव्ड अप्रोच देखते हैं इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अब देखो, अगर आपने ध्यान से पहले अप्रोच सुनी हो, उसका ड्राई रन देखा हो, तो आप देखोगे कि जब पहले केस में हमारी सम की वैल्यू जो भी हमें सम चाहिए था उससे बड़ी भी हो गई थी, तब भी हम ऐड करते ही जा रहे थे। देखो यहाँ पे जब i इक्वल टू 0 था, इस पर्टिकुलर केस में i इक्वल टू 0 था, हमें चाहिए था सम 14। हमें पहली बार में ही जो पहला एलिमेंट मिला है i इक्वल टू 0 पे वो है 15, और हम अगर ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारे एरे में सिर्फ पॉजिटिव या 0 वैल्यूज हैं, नेगेटिव वैल्यूज नहीं है, तो इस केस में 15 में मैं आगे कुछ भी ऐड करूं मुझे कभी 14 नहीं मिलेगा, है ना। तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है कि आपको क्या क्या कंस्ट्रेंट्स, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस या क्या ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं जो आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम करने में हेल्प करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में मोस्ट लाइकली ये क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है कि इसमें सिर्फ पॉजिटिव एलिमेंट्स होंगे या फिर 0 वैल्यू होगी, नेगेटिव वैल्यूज नहीं होंगी। तो जब अगर आपने एक ऐसा इंडेक्स वैल्यू देखी जिसकी वैल्यू, करंट वैल्यू जो 15 है वो उस वैल्यू से बड़ी हो गई जो हमें चाहिए थी, तो आगे इस आइट्रेशन में, मतलब इस जे वाले लूप को आगे बार बार एग्जीक्यूट करने का तो कोई पॉइंट ही नहीं है, तो हमें वहीं पे स्टॉप हो जाना चाहिए था, है ना। इसी चीज का हम फायदा उठाएंगे, इसी लॉजिक को हम यूज करेंगे अप्रोच 2 में। अप्रोच 2 बेसिकली स्लाइडिंग विंडो अप्रोच भी कही जाती है। जैसे कि आप विंडो को स्लाइड करके दोनों साइड से आप विंडो को कई बार स्लाइड कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपके घर में कैसी विंडो है। तो आप कई बार विंडो को राइट स्लाइड भी कर सकते हैं, और अगर 2 पार्ट्स में विंडो डिवाइडेड है तो आप उसे लेफ्ट स्लाइड भी कर सकते हैं, है ना। तो यही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। हम बेसिकली क्या करेंगे, वैल्यूज को करंट सम में ऐड करते जाएंगे जब तक वैल्यू जो भी हमें सम की वैल्यू चाहिए उससे बड़ी नहीं हो जाती। जैसे ही हमें एक बड़ी वैल्यू मिलती है तो हम लेफ्ट साइड से एक वैल्यू सबट्रैक्ट कर देंगे। देखो मैं आपको बताती हूँ, अगर सपोज मेरी i की इनिशियली वैल्यू यहाँ पे 0 है, i मेरा 15 एलिमेंट पे पॉइंट कर रहा है। अगेन मुझे क्या वैल्यू चाहिए, 14। अभी करंट सम में क्या वैल्यू होगी, जो भी सिंगल एलिमेंट जहाँ पे i पॉइंट कर रहा है वो है 15। करंट सम में जो वैल्यू है वो इस 14 वाले वैल्यू से बड़ी हो गई है, तो हमें क्या करना है, हमें एक साइड
शिफ्ट करना है फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आई 0, बेसिकली यहाँ पे i 0 है और ये केस हमारा पहली बार में ही आ गया है, राइट। अगर हमारा कोई ऐसा सब एरे होता, अगर ये सब एरे होता, हम यही वाली वैल्यू कंसिडर कर रहे होते और कुछ ऐसा सिनेरियो आता, मैं सिंपलेस्ट केस से अभी पहले शुरू करूंगी, 15 वाला केस भी हम समझेंगे। सपोज इन तीनों एलिमेंट्स का जो सम आता है 14, वो आपको वो बड़ा हो जाता आपके डिजायर्ड सम से। सपोज आपको सम चाहिए था 10 और इन 3 एलिमेंट्स को ऐड करने पे आपका सम आ रहा है 14, तो अब आप क्या करोगे, आप एक एक करके लेफ्ट साइड से लेफ्ट मोस्ट सब एरे वाले पार्ट को डिलीट करना शुरू करोगे, यानी 14 में से आप 2 माइनस करोगे, आपको मिलेगा 12। अगेन ये वैल्यू बड़ी है तो आप फिर से लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट जो आपके करंट सब एरे में प्रेजेंट है उसे माइनस करोगे जब तक ये वैल्यू छोटी नहीं हो जाती, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 8 अब इस 10 वैल्यू से छोटा है तो हमारे पास चांसेस हैं कि अब जब ये वैल्यू 8 छोटी हो गई है तो राइट साइड में हो सकता है कोई छोटी वैल्यू ऐड करने पे आपको ये टोटल 10 सम मिल जाए, ठीक है। मैं एक इसे कोड के थ्रू समझाती हूँ। बेसिकली लॉजिक ये है कि जब तक जो भी मेरी करंट सम की वैल्यू है वो उस वैल्यू से छोटी है जो वैल्यू हमें अचीव करनी है, तो आपको नए एलिमेंट्स ऐड करते जाने हैं करंट सम में, ठीक है। करंट सम में नए एलिमेंट ऐड करते जाने हैं जो भी आपको राइट साइड ऑफ द एरे में मिल रहे हैं। लेकिन अगर करंट सम की वैल्यू बड़ी हो जाती है, जो भी हमें वैल्यू चाहिए थी उससे, तो आपको करंट सम में से सबट्रैक्ट करना है लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इसे कोड के थ्रू देखते हैं और फिर ड्राई रन से भी समझेंगे। देखो सबसे पहले मैंने एक फंक्शन बनाया है सब एरे सम, उसमें वेरिएबल दो आर्ग्यूमेंट्स पास करी हैं, जिस एरे का सब एरे मुझे फाइंड आउट करना है और जो वैल्यू सम मुझे फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले लेंथ ऑफ द एरे कैलकुलेट करी है और जो करंट सम की वैल्यू है उसे मैंने फर्स्ट एलिमेंट को इनिशियलाइज कर दिया। तो मेरा स्टार्टिंग क्या हो गया, स्टार्टिंग इंडेक्स मेरा हो गया 0 और आई अब मेरा क्या काम करेगा, एंडिंग इंडेक्स पे एंडिंग इंडेक्स को पॉइंट करेगा। इस केस में स्टार्टिंग डिफाइन हो रही है 0 से और एंडिंग डिफाइन हो रही है आई वाली वैल्यू से। तो हमें चेक करना है कि जब तक आई एक वैलिड इंडेक्स वैल्यू है, इसका मतलब आई की वैल्यू n-1 तक है। अगर n या n से बड़ी हो जाती है तो हम यहाँ पे वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। तो जब तक एंडिंग इंडेक्स एक वैलिड इंडेक्स है, हमें चेक करना है कि जो भी करंट सम की वैल्यू है, करंट सम में जितना भी अभी टोटल आया है, क्या वो उस वैल्यू के बराबर है जो हमें चाहिए थी। अगर हाँ तो हमें प्रिंट कर देना है कि हमें सम या सब एरे मिला है स्टार्ट और i-1 से, स्टार्ट और i-1 के बीच में। i-1 क्यों? क्योंकि जब i एक इंक्रीज हम कर देंगे उसके बाद ये चेकिंग हो रही है करंट सम की। ये आपको ड्राई रन में समझ आएगा जब मैं करूंगी। तो अभी के लिए आप ये समझिए कि हर बार करंट सम को हम चेक करेंगे कि अगर वो वैल्यू के बराबर हो जाता है तो रिटर्न कर दो इस फंक्शन से। अदरवाइज अगर करंट सम की वैल्यू के बराबर नहीं है जो हमें वैल्यू चाहिए थी और उससे छोटी है, तो करंट सम में ऐड कर दो जो भी अभी हम एलिमेंट देख रहे हैं एरे का, जो इंडेक्स वैल्यू आई पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब हमने जब यहाँ पे करंट सम को अपडेट किया तो इस करंट सम की चेकिंग नेक्स्ट वाली आइट्रेशन के स्टार्टिंग में होगी, तभी हम अब यहाँ पे हमने i को +1 कर दिया था, है ना, लेकिन उसकी चेकिंग नेक्स्ट वाली आइट्रेशन में जब हो रही है तो हमें एक्चुअली कहाँ तक वो सम मिला था, i-1 तक। बेसिकली अगर i पहले 3 एलिमेंट्स 0, 1 और 2 में आपको टोटल सम अपना डिजायर्ड सम मिल गया है तो i की यहाँ पे वैल्यू होगी 2 और जैसे ही आपको डिजायर्ड सम यहाँ पे मिला आपने i को इंक्रीज कर दिया, i की अब वैल्यू हो गई 3 वैल्यू। जब नेक्स्ट आइट्रेशन में आप जाओगे तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, है ना, क्योंकि आपने पहले 3 एलिमेंट से जो वैल्यू कैलकुलेट करी है वो बराबर थी जो भी वैल्यू आपको चाहिए।
अब उस केस में आई आप इंक्रीज कर चुके हो, लेकिन आपको वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मिली थी, स्टार्टिंग से लेके i-1 तक, इसलिए यहाँ पे हमने i-1 प्रिंट कराया है, क्योंकि हर बार जब हम करंट सम को अपडेट कर रहे हैं हम उसके नेक्स्ट आइट्रेशन में चेकिंग कर रहे हैं कि वो करंट सम उस वैल्यू के बराबर है या नहीं जो हमें चाहिए थी, और जब हम नेक्स्ट आइट्रेशन पे जाते हैं आई को हम तब तक इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, अब दो सिनेरियो हो गए कि या तो जो भी करंट सम में वैल्यू है वो बराबर हो गई हो जो हमें वैल्यू चाहिए थी उसके, या फिर दूसरा सिनेरियो है कि करंट सम की वैल्यू अभी भी कम है जो हमें वैल्यू चाहिए थी उससे। तो थर्ड सिनेरियो क्या हो सकता है, थर्ड सिनेरियो ये हो सकता है कि करंट सम की जो वैल्यू है वो उस वाली वैल्यू से बड़ी हो गई है ऐड करते करते एलिमेंट्स को जो हमें वैल्यू चाहिए थी, और इसके साथ साथ एक और कंडीशन ट्रू होनी चाहिए कि अगर करंट सम की वैल्यू बड़ी हो गई है और स्टार्टिंग कम है i-1 से, ठीक है, तभी आप क्या करोगे, करंट सम में से रिड्यूस करोगे या माइनस करोगे कौन सा एलिमेंट जो स्टार्टिंग पे पॉइंट कर रहा है। तो करंट सम की वैल्यू को आप अपडेट करोगे, करंट सम की वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा वो एलिमेंट जो कि स्टार्टिंग ऑफ द एरे पे था, और फिर आप स्टार्टिंग को प्लस कर दोगे। ठीक है, सपोज यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे ये वर्क करेगा पूरा कोड। इसमें हमें क्या करना है, हमारा ये एरे है 15, 2, 4, 9, 8, 9, 5, 10 एंड 23, और हम सम ढूंढ रहे हैं, मतलब टोटल वैल्यू जो हम ढूंढ रहे हैं वो है 29। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट में वैल्यू डाली 0, आई की वैल्यू हो गई 1, जैसे कि आप यहाँ पे इन दो लाइन से देख सकते हो, आई की वैल्यू हो गई 1। अभी करंट सम में हमारी क्या वैल्यू आएगी, एरे ऑफ 0, तो करंट सम में हमारा पहला एलिमेंट एरे ऑफ 0 यानी 15 आ गया है। हमने चेक किया कि क्या करंट सम वैल्यू के बराबर है, नहीं, तो हम इस इफ स्टेटमेंट में नहीं जाएंगे। ये वाली कंडीशन ट्रू होगी कि करंट सम 29 से छोटा है, तो क्या कर दो, करंट सम में आई वाले एलिमेंट को ऐड कर दो। तो आई वाला एलिमेंट कौन सा है, 2 एलिमेंट है, तो करंट सम में हमने 2 को ऐड कर दिया, ये टोटल वैल्यू हमारी हो गई 17। ठीक है, और आई को हमने इंक्रीज कर दिया, आई की वैल्यू अब क्या हो जाती है, 1 से वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 2। अब इस केस में हम क्या करेंगे, इफ के बाद हमें चेक करना है while current sum is greater than value, क्या current sum 17 29 से बड़ा है, नहीं, तो हम इस while लूप को अभी एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, और आउटर वाले while में हम इस कंडीशन पे आएंगे, i की वैल्यू n से छोटी है, n की क्या वैल्यू होगी, कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स है, तो i अभी 2 है, 2 इज लेस दैन 8, तो हम इस वाइल लूप में दोबारा से आएंगे। अब हम चेकिंग करेंगे कि करंट सम को जो हमने अपडेट किया था 17, क्या वो 29 के बराबर है, नहीं, तो हम इस वाले लूप में आएंगे। अभी करंट सम छोटा है 29 से, तो इसमें करंट आई की वैल्यू को ऐड कर देंगे, आई की वैल्यू पे जो एलिमेंट है, तो करंट आई की वैल्यू है 2, उस पे एलिमेंट है 4, 17 में हम वैल्यू ऐड कर देंगे 4, टोटल वैल्यू हो गई 21 यहाँ पे अब हमारा करंट सम बन गया है, और आई को 1 इंक्रीज कर देंगे, आई की वैल्यू हो गई 3। इसके बाद हम चेक करेंगे क्या करंट सम की वैल्यू उस वैल्यू से बड़ी हो गई है 29 से, नहीं, तो हम वापस से नेक्स्ट आइट्रेशन में आएंगे। अभी भी करंट सम 29 के बराबर नहीं है, इस वाले लूप में हम इस वाले इफ स्टेटमेंट में आएंगे और उसमें नेक्स्ट एलिमेंट ऐड कर देंगे। तो 21 में हमने जब नेक्स्ट एलिमेंट ऐड किया, टोटल वैल्यू हो गई 29। अब इसके बाद हमारी ये कंडीशन चेकिंग होगी, क्या करंट सम वैल्यू से बड़ा है, नहीं, अगेन हम इस वाइल लूप में नहीं आएंगे और इस वाले स्टेटमेंट में आएंगे। करंट सम अब वैल्यू के बराबर हो गया है, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा और हम रिटर्न कर जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों अप्रोचेस क्लियर हो गई हों। अब आते हैं इन दोनों की टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे। पहले केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे 2 लूप्स लग रहे थे और 2 लूप्स मैक्सिमम n या n-1 टाइम्स चलेंगे। तो पहला लूप चलेगा n टाइम्स, और हर बार जब वो लूप चलेगा, j वाला इंटरनल लूप चलेगा ऑलमोस्ट n टाइम्स। तो अप्रोक्सीमेटली पहली अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई है n²।
और इसके केस में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम n या नंबर ऑफ एलिमेंट्स के टर्म्स में नहीं ले रहे या कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहे, तो ये कांस्टेंट ही है या ऑर्डर ऑफ 1 है। दूसरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आती है वो आती है हमारी सेकंड अप्रोच की। सेकंड अप्रोच में हमने सिर्फ एक वाइल लूप लगाया है, वाइल लूप के अंदर जो वाइल लूप था वो n टाइम्स नहीं चल रहा। देखो अगर मैं यहाँ पे ये सारा इंक इरेज करूँ तो आप यहाँ पे देखोगे ये वाला वाइल लूप जो है वो मैक्सिमम n टाइम्स चलेगा, लेकिन ये वाला जो लूप है वो कब तक चलेगा, जब तक करंट सम की वैल्यू छोटी या बराबर नहीं हो जाती वैल्यू से। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैक्सिमम n-1 टाइम्स नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट वैल्यू, हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि एक ही बार हमारा आउटर वाइल लूप चल रहा है और इनर वाइल लूप कांस्टेंट नंबर, अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट नंबर ऑफ टाइम्स ही चलेगा। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं है। और इस केस में भी, सेकेंड केस में भी हम एक्स्ट्रा स्पेस जो यूज कर रहे हैं वो हमारा फिक्स्ड ही है, तो यहाँ पे अप्रोच टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अप्रोच 2 की हो जाएगी कांस्टेंट। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने 2 अप्रोचेस देखी, किसी भी एक एरे के ऐसे सब एरे के को फाइंड आउट करना जिसका सम गिवन सम के बराबर हो। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ और हमें बताइए और कौन से क्वेश्चंस आप देखना चाहेंगे। जब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए माइंड योर एग्जाम।